हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो श्रृंखला है उसमें हम एनसीईआरटी की मैथ क्लास 10th के लेके चल रहा हूं मैं, और एक्सरसाइज 3.6 ये हो चुकी थी। कुछ कमेंट आए कि आपने 3.5 नहीं कराई है, तो ये रह गई थी। तो आइए 3.5 को कर लेते हैं। चूँकि ये बहुत सरल थी तो अगर इसे छोड़ भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसके जो नियम है करने के वो मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग इसकी क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, हल करो। तो देखिए, इसका एक वीडियो मैंने डाला था, संगत समीकरण और असंगत समीकरण कैसे जानते हैं। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो नियम तो आपको पूरी तरह आ जाएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल तो करते क्या है, देखिए, जब किसी समीकरण में ये चेक करना हो, दो रैखिक समीकरण दिए हों और उनमें ये चेक करना हो कि इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, तो ये चेक करने का तरीका क्या है कि इस समीकरण से हम उनके गुणांक एक्स वाई के गुणांक और अचर पद निकाल के रख लेते हैं। जैसे अगर हम इसमें सोल्यूशन इसका देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण लिखे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जब भी कोई समीकरण तुम्हें मिले तो उनके राइट हैंड साइड पे तो आप जीरो ही कर लेना। राइट है, अगर कुछ लिखा भी है तो उसे पक्षांतर करके और पहले जीरो बना लेना। अब देखिए, पहले समीकरण की तुलना, यहाँ पर दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो दूसरा समीकरण मैंने बताया था a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, इनसे हम दोनों समीकरणों की तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो चलिए, a1 बराबर बोलो कितना होगा, तो a1 बराबर 1, b1 बोलो y का गुणांक -3, c1 कितना है -3, देख लीजिए। फिर a2 बोलो कितना है, a2 है कितना 3, b2 कितना है -9 और c2 है माइनस का कितना 2। तो इस प्रकार हम पहले से a1 b1 c1 और दूसरे से a2 b2 c2 निकाल लेंगे। अब हम करेंगे क्या, a1 बाई a2 देखें कि कितना आया, तो 1/3 आया। फिर हमने देखा b1 बाई b2 कितना आया, तो b1 बाई b2 माइनस का 3 बाई माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/3 आया। इसके बाद हम देखेंगे कि c1 बाई c2 कितना आया, तो -3 बाई -2 आया, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कैंसिल होकर के 3/2 आया। चेक करो, यहाँ पर a1 बाई a2 ये इक्वल है b1 बाई b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। राइट। तो अगर a1 बाई a2 ये इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के और इक्वल ना हो c1 बाई c2 के, इसका मतलब इन समीकरणों का कोई हल नहीं है। और अगर कोई हल नहीं है तो फिर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। इसी तरह अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरा क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो 3x। देखिए दूसरा क्वेश्चन, सर ये है दूसरा नंबर, ये है 2x प्लस वाई बराबर 5 लिखा है, -5 इक्वल टू 0 लिखो, पहला बन गया। 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि इक्वल के राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लो, एक साइड पे 0 लिखो। जैसे मैंने पहले समीकरण में आपसे कहा था कि a1 वो हो गया 2, देखते जाइएगा b1 1, c1 माइनस का 5। हाँ, a2 बोलना, बोलो कितना है 3, b2 बोलो जल्दी से कितना है 2, c2 बोलो -8। आ गए a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनकी वैल्यू ज्ञात करो। किसकी, a1 बाई a2 2/3, राइट। हाँ, b1 बाई b2 इसकी वैल्यू ज्ञात करो 1/2। c1 बाई c2 को निकालो चाहे मत निकालो, क्यों, यहाँ से सीधे कन्फर्म है कि a1 बाई a2 ये बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। यदि a1 बाई a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन समीकरणों का एक
अद्वितीय हल है। और जैसे ही आप जान गए कि अद्वितीय हल है तो सॉल्व हो सकता है। अब ये सॉल्व करने के लिए उसने चूंकि हमें एक बॉन्ड दिया है, प्रतिबंध दिया है। क्या दिया है कि वज्र गुणनखंड विधि से हल करो। तो हल करने के लिए आपको ध्यान होगा वज्र गुणनखंड विधि का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। क्या, x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे, b1 b2 से शुरू करेंगे तो b1 b2 1 2, फिर c1 c2 -5 -8, फिर a1 a2 तो देखिए a1 a2 2 3, और फिर b1 b2 तो 1 2। फिर से सुन लो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2 पे समाप्त और क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखिए ऐसे, ये ध्यान से समझना। हालांकि इसका भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप उसे जा करके देख सकते हैं वीडियोज़ में। अच्छा, x अपान देखिए ऐसे गुणा, -8 आया और यहाँ चिन्ह माइनस का होता है मगर ये पुनः माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया। y अपान देखिए माइनस का 16 आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे और ये माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। और यहाँ देखो 1 अपान ये 4 और माइनस कितना 3, राइट है। तो 10 में से 8 माइनस होगा तो ये आ गया x/2, ये आ गया y/1 और ये आ गया 1/1। अब जब हमें वैल्यू ज्ञात करनी होती है x की तो उसे हम बराबर करेंगे लास्ट वाले के। तो यदि x/2 को तुमने 1/1 किया तो x = 2, ये x की वैल्यू आ गई। और इसी तरह यदि आपने किया y/1 को 1/1 के बराबर तो y = 1 और ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। अब मैं चाहूँगा कि आप जो है तीसरा और चौथा क्वेश्चन अपने से लगाओ। देखिए कंडीशन क्या होती है, यदि a1/a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो कोई हल नहीं। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो अपरिमित अनेक हल। और यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो तीसरा और चौथा आप करिएगा, मैं ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या है देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि a और b का वह मान ज्ञात करो, a और b का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए ये दोनों समीकरणों के अनेक हल हैं। तो देखिए जो पहला सोल्यूशन है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो पहला नंबर है उसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, 2x + 3y = 7 है तो -7 = 0, ये पहला समीकरण मिला। और जो दूसरा है वो है a - b × x + a + b × y बराबर, इसको भी आप इधर उठा लाओ तो इक्वल के पहले लाना है तो -3a + b - 2 = 0। ये हमको दो इक्वेशन दिए गए हैं। कह रहा है इनके अनेक हल हैं तो a और b का क्या ज्ञात करो मान। तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि a1, तो a1 पहले समीकरण से x का कोफिशिएंट वो आ गया 2, b1 निकालेंगे तो वो आ गया 3 और c1 निकाला तो आया -7। इसके बाद a2 को चेक करो तो a2 हो जाएगा a - b, x का कोफिशिएंट। जो b2 हो जाएगा वो दिया है a + b और जो c2 है वो माइनस का है 3a + b - 2। तो इस प्रकार हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद वो कह रहा है कि समीकरण के अनेक हल हैं। तो चूंकि समीकरणों के अनेक हल हैं तो जब हम जानते हैं कि अनेक हल होते हैं तो हमें कंडीशन पता है कि a1/a2 ये इक्वल होता है b1/b2 के और वो इक्वल होता है c1/c2 के। ये कंडीशन होती है जब दो लीनियर इक्वेशन के अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखो तो ये आ गया 2/a - b = ये क्या हो जाएगा देख लीजिए ध्यान से, 3/a + b है ना, और = -7 ये आ जाएगा -3a + b - 2। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को हम एक साथ ले लें और इधर इन दोनों को हम एक साथ ले लें, यानी पहला दूसरा एक बार ले लेते हैं और एक बार दूसरा तीसरा लेते हैं। तो यदि हमने कहा कि 2/a - b दिस इज इक्वल टू 3/a + b तो देखिए क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a + 2b ये इक्वल टू आया 3a - 3b। बोलो बात समझ में आ गई। 2a को इधर उठा लाओ तो ये माइनस का a बचेगा और 2b को उधर, चाहे इसको भी इधर उठा लाओ तो जब 3b को इधर उठा, चलिए इधर लाते हैं है ना, तो प्लस का 2b है, माइनस का 3b इधर आ रहा है तो प्लस का 5b और दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आ गया 3।
अगर हम दूसरा और तीसरा ले लें तो यदि हमने कहा 3/a प्लस बी दिस इज इक्वल टू माइनस का 7 माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये आएगा 9a प्लस का 3b माइनस का 6 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7a प्लस 7b। अब सब ए बी को एक तरफ लाओ तो 7a इधर लाओगे तो 9a में 7a निकलेगा तो 2a बचेगा, देख लो ध्यान से। और ये 3b है, 7b इधर आया तो घट जाएगा तो 4b बचेगा, 3b में 7b निकल गया। और माइनस का 6 है तो अगर इधर ले जाओ तो प्लस का 6 हो जाएगा, राइट है। कैंसिल कर दो तुम इधर से तो a 2 से भाग चला जाएगा तो a माइनस 2b दिस इज इक्वल टू 3। ये समीकरण नंबर 4 आ गया। समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जरा समीकरण 3 को देखो तुम, 3 से अगर 3 को देखो तो a को इधर ले जाएं तो a इक्वल टू 5b मिलेगा आपको, देख लीजिए चाहे माइनस के है इधर ले जाओ तो a इक्वल टू 5b ये आया। इसको आप रख दो समीकरण 4 में रखने पर, रखो 4 में एक ही जगह पे 5b तो 5b माइनस का 2b दिस इज इक्वल टू 3 तो 3b इक्वल टू 3 तो b इक्वल टू कितना आ गया 1, पहला आंसर। अब देखिए जब b की वैल्यू आ गई तो a 5b के बराबर है तो चूंकि a बराबर है 5b तो बोलो a बराबर कितना आएगा 5 इंटू 1 तो 5। तो इस प्रकार a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। ये तब था जब दिए गए समीकरणों के अनेक हल थे। तो ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए खैर ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरा नंबर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा भी आपको बताने जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी आप गौर से देख लीजिए, दूसरे नंबर का पढ़ लीजिए तब तक क्वेश्चन आप, जब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ बोर्ड को, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। तो चलिए क्या है समीकरण जरा देखो दूसरे नंबर में, के की वैल्यू ज्ञात करना है। समीकरणों का कोई हल नहीं है। समीकरण कौन कौन से दिए हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 तो मैंने आपको बार बार बताया -1 इक्वल टू 0 करना है आपको। दूसरा दिया है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। और ये जो 2k माइनस 1 दिया है इधर उठा लाओ, कोष्टक के अंदर लिखो 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गए पहला समीकरण हो गया ये, और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो कंडीशन लगेगी, लेकिन उसके पहले a1 b1 c1 वगैरह निकाल लीजिए। तो चलो देखो a1 बराबर 3, बोलो b1 बराबर 1, c1 बराबर -1। यहाँ से देखो जरा a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर चेक करो k माइनस 1, हाँ c2 बराबर चेक करो तो c2 देख लो माइनस का 2k माइनस 1। तो इस प्रकार a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आ गए। समीकरण का हल कोई है नहीं, तो चूंकि समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो आप जानते हो तब होता है a1 बाई a2 ये इक्वल होता है b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन है। बात समझ में आ गई। a1 बाई a2 तो a1 को क्या देखो 3/a2 कितना है 2k माइनस 1, b1 बाई b2 b1 कितना है 1 तो 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 तो -1 अपान माइनस का 2k माइनस 1 और ये क्या हो गया कैंसिल। इन दोनों को जरा आप बराबर कर दो। तो यदि आप कहते हो कि 3/2k माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1/k माइनस 1, कैलकुलेशन है तो थोड़ा अगर हम तेज भी कर दे तो उसमें दिक्कत नहीं है, आप देखते जाइएगा। मल्टीप्लाई करो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, इधर उठा लाओ तो इधर k बराबर और 3 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, यानी जो k की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2, और हमसे k का मान पूछा था। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इनको बराबर क्यों नहीं किया, इन दोनों को बराबर करो। चलो इनको भी करके देख लो। तो यदि हमने कहा कि 1/k माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1/k
2k प्लस 1। अब देखो यहाँ नॉट इक्वल टू है तो आपको यहाँ नॉट इक्वल टू ही तो लगाना पड़ेगा, तो नॉट इक्वल टू लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2k प्लस 1 दिस इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1। उठा लाओ k को इधर, तो जब इधर उठा लाओगे तो 2k माइनस 1 दिस इज नॉट इक्वल टू, माइनस 1 इधर गया तो माइनस का 2, नहीं ठीक 2k 1 इधर ले जाओ, यानी k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। लो ये भी आ गया, यानी कि कह रहा है कि k की वैल्यू 2 होनी चाहिए और k की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए, राइट है ना। तो उसने पूछा था कि k की वैल्यू होगी क्या, तो होगी तो 2। अगर ये पूछता कि k की वैल्यू क्या नहीं होगी, तब हम कहते कि k की वैल्यू माइनस 1 नहीं होगी, है ना। इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं, पहला वाला तीसरे के बराबर। तो ये हो गया कुल मिला के क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि आसान भी था और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दो जो समीकरण लिखे हुए हैं आपके सामने, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करो और बीज गुणनखंड विधि से हल करो, और फिर बताओ कि इन दोनों में तुम्हें कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त समझ में आती है, माने ज़्यादा सरल। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण हल करते हैं मैं वो भी बता चुका हूँ, वज्र गुणनखंड विधि से मैं वो भी आपको बता चुका हूँ। आपको सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, एक को दूसरी की जगह प्रतिस्थापित कर दो। अब जैसे समीकरण आपके पास ये है 8x प्लस 5y बराबर 9 है, इससे आप क्या करो कि x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो। तो इससे अगर आप देखो तो 5y ये इक्वल टू आएगा 9 माइनस 8x, ये आया तो y बराबर आ गया 9 माइनस 8x अपान 5। इसको आप समीकरण 2 में रख दो, यही है प्रतिस्थापन विधि। इसमें रखने पर तो अगर आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं आती तो सुन लीजिए, किसी भी समीकरण को ले लो, चाहे पहला चाहे दूसरा, उससे आप चाहे x की वैल्यू निकाल लो और चाहे y की वैल्यू निकालो। जैसे मैंने यहाँ y बराबर निकाल लिया, अब उसको समीकरण आपको 2 में रखना है। तो 2 समीकरण क्या है 3x, तो 3x प्लस का 2 इंटू वाई की जगह पे 9 माइनस 8x अपान 5 और दिस इज इक्वल टू कितना 4। अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो 3x, अब देखो थोड़ा सा जल्दी किया करो सॉल्व जिससे बहुत समय ना लगे। एलसीएम साथ में ले लो तो 5 आएगा, तो ये आ गया 15x, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आ गया, माइनस का 16x इक्वल टू कितना 4। अब देखो 15x 16x तो माइनस का x और प्लस का 18 और ये 5 चौक 20 यानी 20 आ गया, राइट है। इस प्रकार अगर मैं माइनस x बराबर देखता हूँ तो ये इधर जाएगा तो 2 बचेगा, यानी x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से x की वैल्यू आ गई, राइट है। अब x की जब वैल्यू आ गई तो y बराबर है 9 माइनस 8x, तो x की वैल्यू माइनस 2 अपान 5। ये देखिए y बराबर यहाँ पे रख दो, तो y इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 16 अपान 5, यानी y आ गया 25 अपान 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इस प्रकार ये y का मान आ गया और वो x का मान आ गया। ये तो हो गई प्रतिस्थापन विधि। अब आपको कैसे लगी आप खुद समझिएगा। वज्र गुणनखंड विधि से आइए देख लेते हैं, हल करना आपको बता दूं मैं, और वज्र गुणनखंड विधि भी आप देख लीजिए और दोनों में जो आपको सरल लगे कह देना वही उपयुक्त है। हमारे लिए तो सभी उपयुक्त हैं, चाहे जिससे लगवाएं आप। देखिए पहला समीकरण 8x प्लस का 5y माइनस 9 0। वज्र गुणनखंड विधि में एक साइड पे 0 रखना ही रखना है। 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपको a1 लिखना है तो 8, b1 5 और c1 माइनस का 9 हो गया। a2 हो गया कितना 3, b2 हो गया 2 और c2 हो गया माइनस का 4। मैंने आपसे कहा था x लिखो, y लिखो, 1 लिखो। b1 b2 से शुरू करो तो 5 2 लगाया, फिर c1 c2 माइनस 9 माइनस 4, फिर a1 a2 8 3, a1 a2 8 3 और फिर b1 b2 तो 5 2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपको ध्यान हो ऐसे गुणा करते हैं ये। तो अब लिखेंगे क्या x अपान, ध्यान से देखिएगा, x अपान 5 में माइनस 4 का मल्टीप्लाई किया तो बोलो कितना आया माइनस 20 आया। और देखो यहाँ चिन्ह पहले से माइनस होता है तो माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, आए और 9 दूनी 18 यानी 18 आ गया इज इक्वल टू y अपान, देखते जाना जरा y अपान 9 को गुणा 3 में 9 इंटू 3 27 मगर माइनस का आया,
यहाँ माइनस का पहले से होता है, माइनस माइनस प्लस 32 आया इक्वल टू यहाँ 1 अपान, है ना, 8 का 2 में करो तो 16 आया, माइनस 15 आ गया। ये देख लीजिए, अर्थात ये आ गया x अपान -2 इक्वल टू वाई अपान 5 इक्वल टू 1 अपान 1। तो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x अपान -2 को 1 के बराबर करो तो x इक्वल टू -2 आ गया। राइट है, बिल्कुल आसान। और यदि तुमको y की वैल्यू चाहिए तो y अपान 5 1/1 तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो देखिए आंसर तो वही आया, चाहे आप प्रतिस्थापन से लगाओ चाहे वज्र गुणनखंड विधि से लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनमें कौन सी सुटेबल है, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक को हर चीज़ अच्छी लगे। कुछ को हो सकता है कि प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लग रही हो और कुछ को लगता है कि ये विधि उपयुक्त है। राइट है ना, तो आपको जो सुटेबल समझे आपके लिए वही उपयुक्त है। अब देखिए एक चीज़ आपको और बता दूं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा उसमें कई सेक्शन है और क्वेश्चन वो बड़े हैं इन्हें, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने इस वीडियो में कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रश्नावली का अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। सभी लोगों को नमस्ते।